गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सब भौतिकी का पहला पार्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों को देखेंगे, जो क्लास 10th का पहला पार्ट है। जिसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है कांच, दूसरा है पानी, तीसरा है हवा, चौथा है निर्वात। तो हम सब जानते हैं कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, अर्थात इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। यानी जब प्रकाश का जो क्रिया होता है अपवर्तन का, उसमें कौन सी राशि अपरिवर्तित होती है, यानी बदलती नहीं है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको चुनना है। पहला जो ऑप्शन है हमारा आवृत्ति है, यानी फ्रीक्वेंसी, दूसरा है वेग वेलोसिटी, तीसरा है तरंगदैर्घ्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का ये नंबर, यानी कि आवृत्ति जो है यह कभी चेंज नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। किसी भी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें अभिलंबवत आपतित होती है तो प्रवर्तन कोण का मान क्या होता है। यानी जब भी प्रकाश किसी भी सतह पर पड़ती है तो हम जानते हैं कि जिस एंगल से वह पड़ती है, यानी कि यह हमारा सतह हो गया, इस पर इस एंगल से प्रकाश आई तो सीधा उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाती है, और बीच में जो होता है अभिलंब, यानी यह होता है आपतन कोण, यह होता है परावर्तन कोण। तो इसमें आपतन और परावर्तन कोण का मान दोनों बराबर होता है। तो कितना डिग्री का होता है, यहाँ 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, बताना है। पहला है 90 डिग्री, दूसरा है 180 डिग्री, तीसरा है 0 डिग्री और यहाँ चौथा जो है 45 डिग्री है। तो 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ सी नंबर यानी 0 डिग्री हो जाएगा। यह समतल दर्पण पर पूछ रहा है, इसीलिए 0 डिग्री हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। यानी अवतल दर्पण में वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। आभासी तथा सीधा, दूसरा है वास्तविक तथा सीधा, तीसरा है काल्पनिक तथा उल्टा, चौथा है वास्तविक तथा उल्टा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 95 का ये नंबर हो जाएगा, यानी इसमें हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डायऑप्टर मात्रक है, यानी डायऑप्टर किसका एसआई मात्रक है, यहाँ आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है फोकस दूरी का, दूसरा है आवर्धन का, तीसरा है लेंस की शक्ति का, चौथा है विभेदन क्षमता का। तो डायऑप्टर जो है लेंस का एसआई मात्रक होता है, अर्थात यहाँ हो जाएगा सी नंबर, यानी लेंस का एसआई मात्रक है, यानी सी नंबर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य 2 लेंसों वाला चश्मा लगाता है, इनमें से कौन हो सकता है। 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। पहला है ऊपर वाला उत्तल लेंस और नीचे वाला अवतल लेंस होगा। दूसरा ऑप्शन है नीचे वाला उत्तल लेंस एवं ऊपर वाला अवतल लेंस होगा। तीसरा है दोनों उत्तल लेंस लेकिन भिन्न भिन्न फोकस दूरी का होगा। चौथा है दोनों अवतल लेंस लेकिन भिन्न भिन्न फोकस दूरी के होंगे। तो इसका जो सही आंसर है 97 का बी नंबर हो जाएगा, यानी नीचे वाला उत्तल लेंस होता है और ऊपर वाला अवतल लेंस होता है जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसके झिलमिल करते हुए दिखाई देने का कारण क्या है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है विवर्तन, चौथा है वर्ण विक्षेपण। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी, यानी अपवर्तन होता है जिसके कारण धुएं के आर पार देखने पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है धुनमुना या झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। पतले लेंसों में से आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे उसी दिशा में निकल जाती है। मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं। यानी जब प्रकाश मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर बिना इधर उधर मुड़े सीधे निकल जाती है तो इसमें से उस बिंदु को हम क्या कहेंगे। यहाँ जो है पहला है फोकस है, दूसरा प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, तीसरा है प्रतिबिंब और चौथा है वक्रता केंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, या लेंस की बात की जा रही है तो लेंस में जिस बिंदु से होकर प्रकाश सीधे निकल जाता है उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। जैसे यह लेंस हो गया
और जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो यहाँ यानी सीधे इससे निकल जाती है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र। इसे पी या ई द्वारा डिनोट किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, यानी यह हमारा सतह हो गया, यह आपतित किरण, यह अभिलंब और यह परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ कोण बनता है, जिसे आई द्वारा सूचित करते हैं, यानी अपवर्तन कोण इसे कहेंगे, यानी आपतन कोण इसे कहेंगे, यानी बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विसरित परावर्तन में परावर्तक के धरातल की सतह कैसी होती है? यानी विसरित परावर्तन में परावर्तक के धरातल की सतह कैसी होती है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है चिकनी, दूसरा है सीधी, तीसरा अनियमित, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी अनियमित होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह होता है, यानी जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं वह किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है आभासी, दूसरा है वास्तविक, तीसरा है उपरोक्त दोनों सही है, डी में उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी आभासी प्रतिबिंब, यानी इसका दूसरा नाम काल्पनिक भी होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाहनों के पार्श्व दर्पण में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? यानी वाहन के जो साइड मिरर होते हैं, यानी अगल बगल में लगे हुए दर्पण जो होते हैं, वो कौन सा दर्पण का बना होता है? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है उपयुक्त सभी। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी 4 की बी हो जाएगी, क्योंकि किसी भी गाड़ी या कोई भी वाहन होते हैं उनके अगल बगल में यानी साइड में जो भी मिरर लगे रहते हैं वो उत्तल दर्पण के बने होते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वक्रता केंद्र से दूर स्थित वस्तु का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, यानी जब वक्रता केंद्र के से दूर किसी वस्तु को रखा जाएगा तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो यह हमारा हो गया अवतल दर्पण, और इसमें ये हो गया मुख्य फोकस यानी एफ, ये हो गया सी, ये होता है हमारा अनडिफाइंड यानी अनंत। तो जब इसके दूर से वस्तु को रखा जाएगा, यानी यहाँ सपोज दैट, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है वक्रता केंद्र पर, दूसरा है फोकस बिंदु पर, तीसरा है अनंत दूरी पर, चौथा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो जब भी वस्तु अनंत के बीच होती है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच उसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा यानी डी नंबर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी जब वस्तु को समतल दर्पण में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनने की प्रकृति कैसी होती है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला जो है वस्तु के दर्पण के मध्य की दूरी के बराबर दूरी पर, दूसरा ऑप्शन है दुगनी दूरी पर, तीसरा है आधी दूरी पर, चौथा है 4 गुना दूरी पर। इसका जो करेक्ट आंसर है 6 का ए नंबर हो जाएगा, यानी वस्तु से दर्पण के मध्य की दूरी के बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अपना प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? यानी हम जो भी अपने घरों में दर्पण यूज करते हैं अपने प्रतिबिंब यानी अपना चेहरा देखने के लिए, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, यानी कौन सा वह दर्पण है आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उपयुक्त सभी। इसमें आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 7 का सी नंबर हो जाएगा, यानी समतल दर्पण का उपयोग हम अपने प्रतिबिंब को देखने में करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दो समतल दर्पण के मध्य कितने डिग्री का कोण होने पर अनंत प्रतिबिंब बनेगा? यानी जब दो समतल दर्पण ले और उसके बीच में एक वस्तु रखें तो उसका प्रतिबिंब एक से अधिक यानी अनंत बनेगा। तो इसके लिए एंगल का चुनाव करना है, यानी कितने डिग्री के एंगल पर रखना पड़ेगा। तो पहला जो ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा है 0 डिग्री, तीसरा है 180 डिग्री, चौथा है 100 डिग्री।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी नंबर हो जाएगा, यानी उसे 0 डिग्री के एंगल पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है अनंत बनेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तल दर्पण में सदैव सीधा, छोटा और कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में सदैव जो प्रतिबिंब बनता है, यानी उत्तल दर्पण ऐसा होता है और इसमें वस्तु को कहीं भी रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होता है, यानी आभासी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 9 का बी नंबर हो जाएगा, यानी आभासी प्रतिबिंब, यानी इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जो दर्पण के पीछे बनता है और हमेशा छोटा ही होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रकाश किरणों का दर्पण या किसी अन्य चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? यानी जब प्रकाश किसी सतह पर पड़कर पुनः लौट जाती है तो इसको हम क्या कहेंगे? तो पहला अपवर्तन, दूसरा परावर्तन, तीसरा विवर्तन और डी में है उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर हो जाएगा, यानी जब कोई वस्तु से कोई प्रकाश टकरा के सीधे उसी रेखा में लौट जाती है तो उस प्रकाश को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्रों C1 एवं C2 को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? यानी मुख्य वक्रता केंद्र पहला और वक्रता केंद्र दूसरा, लेंस में मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है फोकस दूरी, दूसरा है मुख्य अक्ष, तीसरा है त्रिज्या, चौथा है उपयुक्त सभी। इसमें आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो इसका जो सही आंसर है 11 का बी नंबर हो जाएगा, यानी मुख्य अक्ष उसे कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी लेंस के मुख्य फोकस बिंदु एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसमें से आपको सही आंसर का चुनाव करना है। पहला है फोकस दूरी, दूसरा है मुख्य अक्ष, तीसरा है त्रिज्या, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है 12 का ए नंबर हो जाएगा, यानी फोकस दूरी। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, से इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आपको इसमें बताना है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 30 दी है तो फोकस दूरी क्या होगी? 13 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। वो कैसे होगा? तो हम जानते हैं कि यह बराबर क्या होता है, फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं और यह बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या 30 है, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा आंसर, यानी यहाँ जो करेक्ट है बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि प्रकाश की किरण कांच की पट्टिका पर लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? जब प्रकाश किसी भी सतह पर लंबवत आपतित हो रही है तो उसका जो अपवर्तन कोण का मान जो है कितना होगा, यहाँ आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है 30 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, तीसरा है 90 डिग्री, चौथा है 0। यदि प्रकाश की किरण कांच की पट्टिका पर लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान जो है 0 डिग्री हो जाएगा, यानी यहाँ जो हो जाएगा करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा लेंस प्रयुक्त होता है? जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें लेंस लगा होता है, उस लेंस की प्रकृति कैसी होती है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है कम फोकस दूरी का अवतल लेंस, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, अधिक फोकस दूरी का अवतल लेंस, अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसका जो सही आंसर है बी नंबर हो जाएगा, यानी कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश की किरणों को फैलाने वाले लेंस का नाम क्या है? यानी प्रकाश की किरणों को जो फैलाता है उस लेंस का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है समतल लेंस और चौथा है उपयुक्त सभी। इसमें आपको सही आंसरों का चुनाव करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी अवतल लेंस जो है प्रकाश को फैलाने का काम करती है। लेंस की फोकस दूरी किस कारक पर निर्भर करती है? यानी लेंस की फोकस दूरी जो है किस पर निर्भर करती है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, लेंस के दोनों वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 तथा r2 पर, तीसरा है प्रकाश के वर्ण यानी तरंग दैर्ध्य पर,
और चौथा जो ऑप्शन है ये तीनों यानी उपयुक्त सही सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी नंबर हो जाएगा, यानी पहला भी कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 cm है, तो उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? यानी अभी भी पीछे देखे थे तो ए बराबर हमारा फॉर्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है, r/2 होता है। तो r यानी वक्रता त्रिज्या 10 है और 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 cm आएगा। तो अब बता दीजिए कि कौन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यानी बी नंबर हो जाएगा, 18 का बी करेक्ट है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 cm है, तो इस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ जो है फॉर्मूला हम एक ही जानते हैं कि ए बराबर r/2 होता है और फोकस दूरी इसमें दिया है 15, हमें r का मान निकालना है। तो r/2, तो r बराबर हो जाएगा 15 गुना 2 यानी कि 30। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह दर्पण कौन सा है जो वस्तु का बड़ा एवं कल्पित प्रतिबिंब बनाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसरों का चुनाव आपको करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा यानी अवतल दर्पण, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी अवतल दर्पण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी 21 का बताना है आपको कि कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है दर्पण और फोकस के तथा ध्रुव के पीछे तथा दर्पण के आगे, दूसरा है ध्रुव के आगे, तीसरा है दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के मध्य तथा दर्पण के पीछे, और चौथा है अनंत पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का सी नंबर हो जाएगा, यानी दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच तथा दर्पण के पीछे बनेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जिसका प्रयोग दंत चिकित्सक अपने रोगी के दांत के देखने के लिए करते हैं वह दर्पण कौन सा दर्पण होता है? तो यहाँ आपको बताना है कि वह कौन सा दर्पण होगा। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण, उपयुक्त सभी। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, अतः दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु किसी स्थान पर रखी जाए तो जिससे इसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, जिसकी माप वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। इसका जो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दूसरा है फोकस पर, तीसरा अनंत पर, चौथा अनंत अवतल दर्पण के ध्रुव पर। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी 23 का ए नंबर हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दर्पण के रैखिक आवर्धन का सूत्र बतानी है। तो हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता को m द्वारा डिनोट करते हैं। m बराबर क्या होता है h2 बटा h1, यानी वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यानी 24 का ए नंबर हो जाएगा, यानी वस्तु की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी लेंस की दोनों फोकस दूरियां कब बराबर होती है? यानी किसी भी लेंस की दोनों फोकस दूरी कब बराबर होगी? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला जो है लेंस के दोनों ओर एक समान माध्यम होने पर, दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान होने पर, तीसरा है लेंस के दोनों ओर एक समान माध्यम होने पर तथा दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान होने पर, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है 25 का सी नंबर हो जाएगा, यानी लेंस के दोनों ओर एक समान माध्यम होने पर, दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान होने पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यह नियम क्या बताता है? आपको बतानी है। तो पहला है परावर्तन का नियम,
दूसरा अपवर्तन का प्रथम नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम, गोलीय दर्पण का नियम। तो हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में जो है आपतित किरण नहीं, आपतित किरण की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है 26 का बी नंबर हो जाएगा। यानी अपवर्तन का प्रथम नियम बताता है कि यानी पहला हो गया परावर्तन का नियम, दूसरा अपवर्तन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यानी अपवर्तन का प्रथम नियम जो है बताता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? पहला है अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस। दूसरा है अपसारी लेंस, अवतल लेंस। तीसरा है गोलीय लेंस। चौथा है उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है 27 का ए नंबर हो जाएगा। यानी कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जिसका प्रयोग प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए यानी एक जगह एकत्र करने के लिए की जाती है। प्रकाश की किरण का सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है वेग बढ़ जाएगा, वेग घट जाएगा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पहला हो जाएगा, यानी वेग बढ़ जाएगा। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपवर्तित रहती है, यानी नहीं बदलती है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। प्रकाश का वेग, प्रकाश की दूरी, प्रकाश की आवृत्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का सी नंबर हो जाएगा, यानी प्रकाश की आवृत्ति। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश की किरण का विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है वेग बढ़ जाएगा, वेग घट जाएगा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का बी नंबर हो जाएगा, यानी वेग घट जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपने मार्ग से विचलित हुए लेंस से बाहर निकल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला अपवर्तनांक, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है लेंस का प्रकाशीय केंद्र और डी है फोकस दूरी। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि जब प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, किसी भी लेंस से गुजारते हैं तो वह बिना इधर उधर मुड़े सीधे तो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी लेंस का प्रकाशीय केंद्र। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। एक उत्तल लेंस द्वारा कल्पित एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मुख्य अक्ष पर वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? यानी वस्तु को उत्तल लेंस में कहाँ पर रखें तो इसका प्रतिबिंब क्या हो? मुख्य अक्ष पर वस्तु की स्थिति बतानी है कि काल्पना यानी काल्पनिक और बड़ा बने। तो इसके लिए चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है वस्तु लेंस के फोकस पर स्थित होनी चाहिए, वस्तु अनंत पर स्थित होनी चाहिए। तीसरा है वस्तु लेंस के फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है 34 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि वस्तु लेंस के फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर किरण पुंज लेंस में अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है वक्रता केंद्र, दूसरा फोकस, तीसरा प्रकाशीय केंद्र, चौथा अपवर्तनांक। इसका जो सही आंसर है 35 का बी हो जाएगा, यानी फोकस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक से अधिक लेंसों का प्रयोग किया जाता है, एक से अधिक लेंस का प्रयोग किसमें किया जाता है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है कैमरे की रचना, दूसरा दूरदर्शी लेंस के लिए, सूक्ष्मदर्शी के लिए, उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का डी नंबर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। यानी पहला में भी होता है, दूसरा में भी, तीसरा में, यानी करेक्ट हो जाएगा डी नंबर। यानी हमारा यहाँ जो आंसर हो गया करेक्ट, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में लेंस का सूत्र बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो लेंस सूत्र क्या होता है? हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/,
यू यानी 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v होता है। तो आपको करेक्ट आंसर का चुनाव करना है 37 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी पहला हो जाएगा, यानी 1/v माइनस 1/u जो है 1/f के बराबर होता है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेंस सूत्र में इसी का प्रयोग किया जाता है, इस यही फॉर्मूला है। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यह, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश का परावर्तन का नियम है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसमें बतानी है कि इसमें करेक्ट आंसर कौन होगा। तो इसका जो है डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण और अपवर्तन कोण में किस कोण का मान अधिक होता है? यानी यह पीछे क्वेश्चन छूट चुका था, इसीलिए इस पर पुनः आए हैं लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी आपतन कोण का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक तथा बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। मुख्य अक्ष पर वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। वस्तु लेंस के फोकस पर स्थित होनी चाहिए, दूसरा वस्तु अनंत पर स्थित होनी चाहिए, वस्तु त्रिज्या पर स्थित होनी चाहिए और उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है 30 का ये नंबर हो जाएगा, यानी वस्तु लेंस के फोकस पर स्थित होनी चाहिए, तभी उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और बनता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हम लोग जानते हैं कि इसका दृष्टि क्षेत्र काफी विस्तारित होता है और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो पहला जो है सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये भी सही है। यह वस्तु का अपेक्षाकृत छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे इसकी दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है और अचानक छोटे दर्पण में सड़क का संपूर्ण क्षेत्र दिखता है, ये भी सही है। तो दूसरा है उपयुक्त सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यानी कि सी नंबर हो जाएगा, यानी दोनों इसमें सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें क्यों मुड़ जाती हैं? तो ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला परावर्तन के कारण, दूसरा अपवर्तनांक के कारण, सघन माध्यम के कारण, अपवर्तन के कारण। इसमें आपको सही आंसर का चुनाव करना है 40 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी नंबर हो जाएगा, यानी अपवर्तन के कारण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक लेंस की शक्ति -4.0 डायोप्टर है, तो इस लेंस की प्रकृति होगी, यानी कौन सी लेंस होगी? तो उत्तल लेंस दिया है ऑप्शन में, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है समतल लेंस और उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का बी नंबर हो जाएगा, यानी वह अवतल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस में प्लस माइनस दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अवतल में हमेशा ऋणात्मक प्रतिबिंब बनती है, तो इसका माइनस जो मान दिया है इसी के कारण इसे अवतल लेंस लेंगे। अगर यही प्लस 0.4 डायोप्टर लिखता तो इसका मतलब है कि उत्तल लेंस है, और यही क्रिया दर्पण में उल्टी हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब श्वेत प्रकाश सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो प्रिज्म उस प्रकाश के विभिन्न रंगों में बदल देता है, इसी घटना को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि जब भी श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रकाश की जो किरणें हैं 7 रंगों में बढ़ जाती है, और जिसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पंद्रह सीएम फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सीएम की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकार बताना है। तो हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही होता है। तो फोकस दूरी कितना दिया हुआ है अवतल दर्पण का? 1/15। उसके बाद है अवतल दर्पण से इतना दूरी पर एक वस्तु रखी गई, यानी प्रतिबिंब दूरी कितना है? वस्तु दूरी दिया है, प्रतिबिंब दूरी हमें निकालनी है।
तो 1/20 दिया है। तो इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20, इसका एलसीएम निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर यह ऑप्शन हमें प्राप्त होगा और इसमें से करेक्ट आंसर जो हमारा पहला हो जाएगा यानी 60 सीएम की दूरी पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र क्या होता है? तो लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र जो है हमारे 4 ऑप्शनों में से कोई एक सही है, इसको आपको बतानी है। पहला ऑप्शन जो है P बराबर F, दूसरा है P बराबर 1/F, A बराबर 1/P, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 44 का बी नंबर है, यानी P बराबर 1/F डाइऑप्टर होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो अभी हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या देखें, P बराबर 1/F होता है। तो फोकस दूरी दिया हुआ है तो 1/20, यानी इसमें जब हम भाग देंगे तो हमारा मिलेगा 0.5। और जानते हैं कि उत्तल लेंस में हमेशा प्लस होता है, उत्तल लेंस में माइनस होता है। तो अब यहाँ आपको करेक्ट आंसर का चुनाव करना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है -5 डाइऑप्टर, +5 डाइऑप्टर, तीसरा है 20 cm, चौथा है 10 cm। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगी आप समझ ही चुके होंगे कौन सा होगा। तो यहाँ हो गया 5 डाइऑप्टर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। जब समतल कांच की प्लेट के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तित पॉलिश कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पहला है गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो हम जानते हैं कि घरेलू दर्पण जो होता है यानी समतल दर्पण, उसके पीछे कलाई की हुई रहती है ताकि हम अपने चेहरे को स्पष्ट रूप से देख सकें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है समतल दर्पण होगा। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या समतल ले, तो नीचे से क्या होता है पेंट किया हुआ रहता है ना एक तरफ से हर दर्पणों में, तो इसे हम कलाई करना कहते हैं। तो अधिकांश हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं चेहरा देखने के लिए। तो इसके पीछे जो ये लेप लगाया हुआ रहता है यानी पेंट, तो इसे हम कलाई वाला भाग कहते हैं। तो यह किस दर्पण में किया जाता है? समतल दर्पण। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है क्या कहलाता है? यानी जिस दर्पण का गोलीय पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसको कौन सा दर्पण कहेंगे? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो हम जानते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो तो उसे गोलीय दर्पण ही कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पहला हो जाएगा यानी गोलीय दर्पण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से गोलीय दर्पण का प्रकार है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उपयुक्त सभी, समतल दर्पण, उपयुक्त दोनों है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 48 का सी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उपयुक्त दोनों, समतल दर्पण। अभी देखे थे वैसा ही क्वेश्चन है सेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए नंबर हो जाएगा यानी उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उपयुक्त दोनों, चौथा है समतल दर्पण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 49 का ये नंबर हो जाएगा यानी उत्तल दर्पण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो यानी अंदर की ओर धंसा हो तो उसे कौन सा दर्पण बोलेंगे? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उपयुक्त दोनों, चौथा है समतल दर्पण। तो इसमें जो सही आंसर है 50 का बी नंबर हो जाएगा यानी अवतल दर्पण। यानी इसमें क्या होता है गोल वाला सतह अंदर की तरफ धंसा होता है, उत्तल में उठा होता है, यानी यह वाला भाग जो है उत्तल दर्पण का भाग है और यह अंदर वाला अवतल का है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब की क्या विशेषता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला वास्तविक किरणें परावर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर मिलती है तब वह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, पहला हो गया। दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, ये भी सही है।
तीसरा है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सम्मुख बनते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप समझ ही चुके होंगे कि कौन होगा, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है आपको बतानी है। पहला है सीधे, दूसरा है उल्टे, तीसरा है तिरछे और चौथा है उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है 52 का बी नंबर हो जाएगा, यानी उल्टे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कल्पित प्रतिबिंब सदैव बनते हैं, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है उसकी प्रकृति को आपको बतानी है। 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। पहला है सीधा, दूसरा है उल्टा, तीसरा है तिरछे, चौथा है सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 53 का ए नंबर हो जाएगा, यानी सीधा। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर मिलती है तब कैसा प्रतिबिंब बनता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला आभासी प्रतिबिंब, दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब, तीसरा है उपयुक्त दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का बी नंबर हो जाएगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु गोलीय दर्पण कहलाता है, यानी दर्पण के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ये वही पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुव हो जाएगा, जिसके 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें करेक्ट आंसर जो है 55 का ए नंबर हो जाएगा, ध्रुव। क्यों होगा, कैसे होगा, ये देख लीजिए। यह हो गया हमारा दर्पण और यह हो गया हमारा मुख्य अक्ष, इसको पी से डिनोट करते हैं, तो यह हो गया ध्रुव। यहाँ जो होता है एफ यानी मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र सी, और यह होता है अनडिफाइंड, जिसे अनंत कहते हैं। तो कह रहा है गोलीय दर्पण का परावर्तक तल, तो परावर्तक तल इसी को बोलते हैं और यही हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये नंबर, यानी ध्रुव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। यानी यह गोलीय दर्पण हो गया, यह हो गया ध्रुव, और यह हो गया पी एफ, और यह हो गया सी। तो पी सी, यानी पी और सी को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तो पी और सी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं। यहाँ बताना है आपको। 4 ऑप्शन है। पहला है ध्रुव, दूसरा है मुख्य अक्ष, तीसरा है मुख्य फोकस, चौथा है फोकस दूरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 56 का बी नंबर हो जाएगा, यानी उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण पुंज दर्पण से परावर्तन के उपरांत मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है ध्रुव, दूसरा है मुख्य अक्ष, तीसरा है मुख्य फोकस और चौथा जो है फोकस दूरी। तो हम जानते हैं कि जब एक ही बिंदु पर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर प्रकाश की किरणें गुजरती है तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी नंबर, मुख्य फोकस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको दर्पण का नाभ्यंतर भी कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है ध्रुव, दूसरा मुख्य अक्ष, तीसरा मुख्य फोकस, चौथा है फोकस दूरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 58 का हो जाएगा डी नंबर, यानी फोकस दूरी जो होता है दर्पण का नाभ्यंतर भी कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की स्थिति जब वस्तु के अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यानी जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो हम जानते हैं कि जब भी वस्तु को अनंत पर रखे तो इसका प्रतिबिंब एफ पर बनता है। तो वह प्रतिबिंब की नेचर कैसा होता है, यानी प्रकृति कैसी होती है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आपको बतानी है। पहला है वास्तविक और उल्टा, दूसरा है आभासी तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, और आभासी एवं उल्टा। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में केवल एफ और पी के बीच ही वस्तु रहता है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, और उससे कहीं भी अगर इधर बनता है तो वह केवल वास्तविक और उल्टा ही होता है। तो ये नंबर इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की स्थिति जब वस्तु सी से दूर हो
और प्रतिबिंब की स्थिति फोकस एफ तथा सी के बीच हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक और उल्टा, दूसरा है आभासी तथा सीधा, तीसरा है वास्तविक तथा सीधा, चौथा है आभासी और उल्टा। तो इसमें सही आंसरों का चुनाव करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पहला हो जाएगा, यानी वास्तविक एवं उल्टा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की स्थिति जब वस्तु P तथा F के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनता है, जो क्या होता है? हम जानते हैं काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आपको बतानी है। पहला है वास्तविक और उल्टा, दूसरा है आभासी तथा सीधा, तीसरा है वास्तविक और सीधा, चौथा है आभासी एवं उल्टा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 61 का बी नंबर हो जाएगा, आभासी तथा सीधा। यानी होता कैसे देख लीजिए, जब भी वस्तु को हम एफ और पी यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में यहाँ रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो इसका जो सही आंसर है 61 का बी नंबर हो जाएगा, यानी आभासी तथा सीधा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की स्थिति जब वस्तु एफ तथा पी के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, यानी विवर्धित होता है, यानी काल्पनिक होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस ए पर बनता है। तो प्रतिबिंब की आकार क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। अत्यधिक विवर्तित होगी, विवर्धित होगा, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज होगा, डी में है समान साइज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 63 का सी नंबर हो जाएगा, यानी अत्यधिक छोटा एवं बिंदु साइज होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की स्थिति जब वस्तु सी से दूर हो प्रतिबिंब की स्थिति एफ तथा सी के बीच ही बनती है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। अत्यधिक विवर्धित होती है, दूसरा छोटा होता है, अत्यधिक छोटा बिंदु समान साइज होता है, और समान साइज का चौथा में ऑप्शन है। इसमें सही आंसरों का आपको चुनाव करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी नंबर हो जाएगा, यानी छोटा होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की स्थिति जब वस्तु सी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति सी पर हो तो प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला अत्यधिक विवर्धित, छोटा, अत्यधिक छोटा तथा बिंदु साइज, चौथा है समान साइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 65 का जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। कैसे होता है? तो यानी जब हम वस्तु को क्या करते हैं सी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उसी के नीचे बनता है और सेम साइज का बनता है। जितना हाइट ऊपर वस्तु का होता है उतना ही हाइट नीचे प्रतिबिंब का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी नंबर हो जाएगा, यानी समान साइज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अवतल दर्पण का उपयोग है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। चेहरे यानी यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। दूसरा है सौर भट्टियों में, इसका उपयोग सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में किया जाता है। और सी में है मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो है तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दर्पण सूत्र बताना है। तो दर्पण सूत्र अभी हम पीछे देखे थे ना कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर जो होता है 1/v माइनस 1/u होता है। यानी कि f हो गया फोकस दूरी, v हो गया प्रतिबिंब दूरी, u हो गया वस्तु दूरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप समझ ही चुके होंगे कौन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी नंबर। दर्पण सूत्र में प्लस होता है और लेंस सूत्र में माइनस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 67 का डी नंबर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोलीय लेंस में कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसमें आपको सही आंसरों का चुनाव करना है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी इसमें सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, अर्थात इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
एक उत्तल लेंस को एक अवतल लेंस के साथ मिलाकर रखा जाए और इसे संयुक्त लेंस की क्षमता धनात्मक हो, तो बताइए कि संयुक्त लेंस किस लेंस की तरह कार्य करेगा। यानी जब दो लेंसों को एक साथ मिला दिया जाए, एक उत्तल हो दूसरा अवतल हो, दोनों की प्रवृत्ति जो है धनात्मक होती है, तो एक साथ मिलाने के बाद इसका नेचर कैसा हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला अवतल लेंस की तरह, दूसरा है उत्तल लेंस की तरह, तीसरा है समतल लेंस की तरह, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको बतानी है कौन होगा। इसमें आपको सही आंसरों का चुनाव कर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस की तरह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा